देखिए, पूरी तरह से लोकतंत्र को हाईजैक करने का प्रयास है, लोकतंत्र का अपहरण करने का प्रयास है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज एक ऐसी विकट परिस्थिति पूरे देश के सामने है। झारखंड को तो एक प्रयोगशाला बना रखा है इन लोगों ने, और अपने इस तरह के कृत्य से वो चाहते हैं कि सत्ता के गलियारे तक वो बैकडोर से एंट्री मार लें। वो संभव नहीं है। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़ने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बोलने वाली जो दल है भाजपा, पार्टी विद डिफरेंस, अरे उन्हें चुनाव के मैदान में उतर के आजमाना चाहिए, राजनीतिक ताकत देखनी चाहिए। राजनीति में तो, चुनाव में तो बुरी तरह परास्त होते हैं वो लोग, और प्रचंड बहुमत का जो जनादेश मिला उसका अपमान करते हैं। इनका जो प्रयास है वो प्रयास कभी सफल नहीं होगा। संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बना के, संवैधानिक संस्थाओं को डिक्टेट करके वो जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको परेशान करते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपदस्थ करने की साजिश रखते हैं। आप देखेंगे बंगाल में भी जिस तरह का कृत्य ये करते हैं, और भी राज्यों में। क्या जितनी भी संवैधानिक एजेंसियां हैं, जितनी जांच एजेंसियां हैं, ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, ये क्या सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए है? क्या अडानी के पोर्ट पर जो कई 1 लाख करोड़ के मादक पदार्थ पकड़े गए थे उसकी कुछ जांच हुई क्या? क्या पुलवामा में आरडीएक्स मिला था, उसका आज तक देश की जनता जान पाई? कहाँ है आपकी जांच एजेंसी? तो ये अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर एजेंडा फिक्स करेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, और आने वाले दिनों में जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। ये पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। संख्या बल हमारे पास है, आंकड़े हमारे पास हैं। वो 43-44 की संख्या में थे तो 2 सीट जीत के ले गए थे। हम तो 48 की संख्या में हैं। उसके बाद अलग से 4-5 लोग हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है जो बेहतर रणनीति की आवश्यकता है, और उसमें हम लोगों को विश्वास है अपने नेता पर, माननीय हेमंत जी पर। दोनों सीट पर अगर उपयुक्त उम्मीदवार दिया जाए तो हम लोग दोनों सीट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। देखिए, अवैध खनन में अब अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पिछली सरकार में जो उनके काबीना मंत्री थे सरजू राय जी, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। आज भी मामला विचाराधीन है। उन्होंने शाह ब्रदर्स का मामला उठाया था, जो लॉ एस की लूट हुई थी कोल्हान में, बहुत व्यापक पैमाने पर। विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट आई, और भी सभी बातें आई थी सामने, किस तरह से खनिज संपदा को लूटा गया। और वो भी झारखंड के जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उनके स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हुए, उनके विस्थापन को नज़रअंदाज करते हुए ये लूट हुई थी। ठीक है, अवैध खनन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा। कुछ शिकायतें आती होंगी, लेकिन उन पर नियंत्रण भी होता है। वो प्रतिबद्धता माननीय मुख्यमंत्री में है, सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता है। अभी तक कोई फाइनेंशियल डिफॉल्केशन का मामला, कोई आरोप मुख्यमंत्री पर नहीं है। लेकिन पिछले मुख्यमंत्री पर तो, जो इनके मुख्यमंत्री थे, आयातित मुख्यमंत्री, उन पर क्या क्या आरोप नहीं लगे? आप देखें, अभी कई एक मामले भी चल रहे हैं। तो सिर्फ आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। अवैध खनन पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है। और पिछली सरकार में तो आपने देखा होगा, बालू खनन को लेकर 3-3, 4-4 लोग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो क्या था? कौन माफिया लोग थे? किसका प्रश्रय था? तो ये सब समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये बात तय मान लीजिए कि वर्तमान की सरकार न किसी को फंसाने पर विश्वास करती है, न किसी को छोड़ने पर विश्वास करती है। कानून अपना काम करेगा। जो दोषी हैं निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन कोई राजनीतिक विद्वेष के तहत कार्रवाई ये सरकार नहीं करती है। इसका उदाहरण आप देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जब सत्तासीन हुए थे तो जो उन्होंने मुकदमे दायर कर रखे थे पिछली रघुवर दास जी पर, उस मुकदमा को वापस लिया था उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा कलेजा, बहुत बड़ी सोच को दर्शाता है। वो राजनीतिक विद्वेष वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, दोषी होंगे तो बख्शेंगे।